हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह की एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्टैटिक के वो पोर्शंस जो कि इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, उन सब पर एक क्विक निगाह डालते हुए हम आज की सारी करंट अफेयर्स से बहुत ही कम टाइम में अप टू डेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज के हमारे फर्स्ट पेज पर, हमारी फ्रंट स्क्रीन पर। तो देखिए, आज कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का डेट नहीं था जो कि किसी एग्जाम में एमसीक्यू बनकर आए, तो इसके लिए मैंने मेरी सीरीज एक्सीलेंट बुक्स फॉर एन ऑसम लाइफ से एक और बुक आपके लिए आज लेके आया हूं। मैं बुक रिकमेंडेशन लेके आया हूं जो कि है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील। ये बहुत फेमस ये बुक है। पॉजिटिव थिंकिंग ये टर्म आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, हिंदी में सकारात्मक सोच की शक्ति नाम से इसका हिंदी एडिशन भी आता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग ये टर्म कॉमन वोकैबुलरी में इस किताब के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ है। 1950s में ये किताब लिखी गई थी, आज तक प्रिंट में है। तो आप समझ सकते हैं 70 सालों से अगर लोग किसी किताब को पढ़ रहे हैं और दुनिया भर में 40 से 50 देशों में 40 से 50 भाषाओं में अगर इसका अनुवाद हो चुका है, तो यानी कोई ना कोई बहुत मार्के की बात, कोई महत्वपूर्ण बात इस किताब से हमें ज़रूर सीखने को मिलेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर किसी को किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो युवा हैं, उन्हें ज़रूर इस किताब को पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूँ कि दुनिया में यानी एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या और कोई एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में हर कोई सफल नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात सुनने में कड़वी लगती है पर सच्चाई यही है। अगर 1 लाख लोग दे रहे हैं या 10 लाख लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई 1000 लोग ही फाइनली यूपीएससी में सिलेक्ट हो पाएंगे, शायद 100 लोग उसमें से आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हर कोई सफल नहीं हो सकता, लेकिन ज़िंदगी में हर कोई सफल हो सकता है। इस बात को सोचने की ज़रूरत है। अगर आपके पास सकारात्मक सोच है तो आप ज़रूर अपने लक्ष्यों के पीछे प्रयास करते रहेंगे। जो एक रास्ता काम नहीं करेगा तो दूसरे रास्ते से आप चलेंगे, लेकिन जो लगातार लगा रहेगा वो ज़रूर अंत में सफल होगा। ठीक है, तो सकारात्मक सोच एक ऐसी चीज़ है जो कि युवाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और ज़िंदगी में जो इंसान कुछ भी करना चाहता है उसके लिए सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सकारात्मक सोच रखने के बाद भी, पॉजिटिव थिंकिंग रखने के बाद भी कई बार हो सकता है कि नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाएं ज़िंदगी में, लेकिन नेगेटिव सोच रखने के साथ साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये किताब मैं ज़रूर हर किसी को रेकमेंड करूँगा कि पढ़िए। कोई कह सकता है कि एग्जाम का टाइम हम एग्जाम की किताबें पढ़ेंगे, दूसरी किताबें क्यों पढ़ेंगे, तो इनकी समरी भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग समरी करके यूट्यूब पे आप सर्च करिए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों भाषाओं में अच्छे से डायग्राम वगैरह बना के एनिमेशन के साथ आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस किताब को आप किसी भी वेबसाइट से, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी, रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल से आप खरीद सकते हैं। बाकी जो बुद्धिमान छात्र हैं वो तो जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे किताबों को फ्री में डाउनलोड किया जाता है। वैसे ये किताब 1950s की है। आप सीधा द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग फ्री पीडीएफ करके गूगल पे लिख दीजिए, आपको इसका पीडीएफ वर्जन मिल जाएगा, आप वैसे भी पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा समय इस पर न देते हुए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है अबाउट कैपिटल इन्फ्यूजन इन इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं 3 पब्लिक सेक्टर की, सरकार अब उसमें पैसा डाल रही है, कैश डाल रही है, और तीनों को मर्ज करके जो एक कंपनी बनाने की बात थी, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल वो काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूज़ में क्या बता रहे हैं। न्यूज़ में बता रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड अ कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ₹12,450 करोड़ ऑन 8 July 2020। दिस कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ₹12,450 करोड़ ऑल्सो इंक्लूड्स द कैपिटल ऑफ ₹2,500 crore infused by the central government in the financial year 2019-20 in these 3 public sector general insurance companies। काफ़ी पैसा इसमें डाला गया है। एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बस इतना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना है कि हम इन जो 3 ये इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की कंपनीज हैं उनका नाम हम देख कर। ठीक है, तो देखिए क्या है 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। चेन्नई हेडक्वार्टर्ड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्ड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और कोलकाता हेडक्वार्टर्ड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए कैसे देश के 3 कोनों में, चेन्नई, न्यू दिल्ली और कोलकाता में, ये 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का हेडक्वार्टर है। ये हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ ले सकता है किसी एग्जाम में, यूपीएससी में चांस कम है, दूसरे एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो ये भी याद कर लीजिए। 3 ही तो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, नाम तो सबको मालूम है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो आप याद कर लीजिए। इसमें 12,450 करोड़ का कैपिटल डाला गया है। कैपिटल ऑफ 3,475 करोड़ विल बी रिलीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, रिमेनिंग कैपिटल विल बी इन्फ्यूज लेटर।
ठीक है। द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ NICL विल बी ₹7500 करोड़ और ₹5000 करोड़ फॉर UICL एंड OICL। ठीक है, कौन से कितने हज़ार करोड़ का है ये किसी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, शायद बैंकिंग एग्जाम्स में पूछ ले कि इस साल कितना कैपिटल इन्फ्यूज़ किया गया है। ठीक है, कितने का अनाउंसमेंट हुआ है, तो 12,450 करोड़ का आंकड़ा आप याद रखिए। ठीक है, देखिए मर्जर की प्रोसेस को सीज कर दिया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये तो एक पॉइंट दे देगा कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। दूसरा मर्जर वाली बात बोलेगा तो मर्जर देखिए इनका होने वाला था, सरकार का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई जनरल इंश्योरेंस का ही काम करना है, अलग अलग कंपनियां क्यों बनानी, तीनों को मर्ज करके एक कंपनी बना दो। ठीक है, द कैबिनेट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू फोकस ऑन द प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर द 3 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू सीज द मर्जर प्रोसेस ऑफ these three कंपनीज। ठीक है, इस साल के पहले में बताया गया था इनको मर्ज करके एक सिंगल पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट तब इमर्ज हुई थी मीडिया में जब राजीव कुमार फाइनेंस सेक्रेटरी हैड स्टेटेड दैट द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स ऑफ दीज 3 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैव गिवन देयर इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द गवर्नमेंट फॉर द मर्जर। लेकिन कोई कारण देखिए नहीं बताया जा रहा है कि क्यों ये मर्जर को नहीं, दे आर नॉट गोइंग थ्रू विद दिस मर्जर वगैरह। इसमें कई कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हमारी फाइनेंशियल सेक्टर फिलहाल बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी नहीं है, स्थितियां सुधरती जा रही हैं, ऐसा हमें लक्षण मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी इस समय किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ट्रेड यूनियंस का विरोध भी हो सकता है। आने वाले दिनों में बात और क्लियर होगी कि किस वजह से इस डिसीजन पे दे डिड नॉट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये थी अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए अगली न्यूज़ है अबाउट रायतू दिनोत्सवम। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे मैं कहते रहता हूँ संस्कृत का जिनको नॉलेज होगा वो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की योजना वगैरह के नाम से ही फिगर आउट कर लेंगे कि भाई इस योजना में क्या होने वाला है। ठीक है, रायतू ये जो वर्ड है ये आंध्र प्रदेश में यूज़ होता है, तेलुगु भाषा का शब्द है कृषक के लिए। ठीक है, रियोतवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था और परमानेंट सेटलमेंट, ये 3 तरह की व्यवस्थाएं थी जो अंग्रेज टैक्स लेने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इंस्टीट्यूट किए थे। हर हिस्ट्री का स्टूडेंट इस बात को जानता है, हर सीरियस यूपीएससी जो एस्पिरेंट है उसको ये तीनों नाम एकदम रटे हुए हैं। ठीक है, जो रयोतवारी व्यवस्था है, देखिए वो जो रयोत कहे जाते हैं वो यही है, रायतू उन्हें तेलुगु में कहा जा रहा है, जो कि कृषक हैं। ठीक है, और दिनोत्सवम देखिए दिन का उत्सव, तो कृषक के दिन का उत्सव मनाया जाएगा रायतू दिनोत्सवम आंध्र प्रदेश में, जो कि वहाँ के 14वें और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे YS राजशेखर रेड्डी, जिनकी एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर उनके बेटे जगन रेड्डी अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो क्या किया जा रहा है कि उनके जन्मदिन को फार्मर्स डे के तौर पे मनाया जा रहा है। देखिए ये 3 पॉइंट बताए गए, तीनों एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि फार्मर्स डे आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, वो रायतू दिनोत्सवम आपको क्लिक करना है, उस पर टिक करना है। या आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो YS राजशेखर रेड्डी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। या इसको घुमाकर पूछा जा सकता है कि YS राजशेखर रेड्डी के जन्मदिन को किस दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, तो कृषक दिवस, फार्मर डे, रायतू दिनोत्सवम के तौर पे उसे वहां मनाया जाता है। उनके बेटे YS जगनमोहन रेड्डी ही वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया है 2019 में कि ये फार्मर्स डे मनाया जाएगा, 2019 से मनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए एक छोटा सा स्नैपशॉट आपको राजशेखर रेड्डी जी के बारे में दिया जा रहा है। ही वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा फॉर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ही सर्व्ड एज द फुल टर्म चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 2004 टू 2009 एंड वाज री इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर इन 2009 असेंबली इलेक्शन। तो वहाँ के काफ़ी प्रभावशाली वो कांग्रेस नेता थे। ठीक है, उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई, लेकिन उनके करियर में कहा जा रहा है कि उन्होंने कभी एक भी इलेक्शन हारे नहीं थे वो। ठीक है, तो फॉर्मर CM जो है उनको काफ़ी रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट हुआ है एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर पे। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज टेन्योर ही लॉन्च्ड ए कैंपेन प्रोजेक्ट अंडर विच फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाज प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स इन द स्टेट। ये देखिए साउथ के राज्यों से ही इस तरह की योजनाएं कि फ्री बिजली दिया जाएगा किसानों को, बहुत सारे वेलफेयर की स्कीम्स शुरू हुई, जिसको फिर धीरे धीरे नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में एम्यूलेट किया गया, फॉलो किया गया। ठीक है, तो YS राजशेखर रेड्डी जो है वो इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, राज्य में काफ़ी उनको माना जाता है। तो देखिए उनके बेटे को भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, चुनाव में जितवा दिया। ठीक है, तो ये देखिए सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड रिफॉर्म्स मेड बाय YS राजशेखर रेड्डी ड्यूरिंग हिज टेन्योर आर जल यज्ञम वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। देखिए जल यज्ञम यानी पानी का यज्ञ, इससे भी आप समझ गए कि पानी से रिलेटेड ही कोई स्कीम होगी। तो जल यज्ञम वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम था, और 8.5 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड को इरिगेशन में लेके आए। फिर इंदिरामा इल्लू हाउसिंग फॉर रूरल पुअर। ठीक है, इंदिरा अम्मा यानी इंदिरा गांधी जी के नाम पर कांग्रेस की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जी के नाम पर उन्होंने गरीबों के लिए घर की योजना बनाई। ठीक है, पवला वड्डी प्रोग्राम टू इनकरेज स्मॉल बिजनेसेस एंड
एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ रूरल वुमेन बाय प्रोवाइडिंग लोन एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। तो गांव में रहने वाली महिलाएं जो है उन्हें छोटे कुटीर उद्योग के लिए अचार पापड़ बनाने, जूट का काम करने, टोकरी बनाने, इस तरह के व्यवसाय के लिए छोटे लोन दिए गए ताकि वो अपना खुद का इनकम जनरेट कर सकें। 108 एंड 104 हेल्पलाइन सर्विसेज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट अंडर हिज टेन्योर एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह अब देश के काफ़ी राज्यों में इंट्रोड्यूस की जाती हैं। इसमें देखिए उनके जन्मदिन पर जो फार्मर्स डे मनाया जाएगा उसमें राज्य सरकार इस बार 412 एम्बुलेंस और 656 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट भी लॉन्च करेगी। ठीक है, तो जो जो पॉइंट मैंने यहां पर बताया बिल्कुल उन पे एमसीक्यू आ सकते हैं, नोट करके रखिए। ठीक है, और याद करके रखिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ है अबाउट द बिग बैड ब्रेकअप। देखिए अमेरिका और डब्ल्यूएचओ का ब्रेकअप हो रहा है एक तरह से। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक तरह से ये फैसला लिया है, इसे एक तुगलकी फरमान के तौर पे आप देख सकते हैं। दुनिया भर में एक महामारी फैली हुई है। इस वैश्विक महामारी के बीच हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के ऊपर भी कई उंगलियां उठ रही हैं और प्रारंभिक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे लग रहा है कि बड़ी जायज़ तौर पर उन पर आरोप बनते हैं। इस महामारी के शुरुआत में चाइना ने इस बात को दबाना चाहा कि ये बीमारी कितनी ज़्यादा संक्रामक है, कितनी ज़्यादा गंभीर है, और डब्ल्यूएचओ ने चाइना का इसमें साथ दिया। इस तरह के एविडेंस कुछ मिल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस महामारी के दौरान अमेरिका जैसा बड़ा देश जो कि डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा फंडिंग प्रोवाइड करता है वो उससे बैकआउट ही कर जाए, डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर जाए, डब्ल्यूएचओ से निकल जाए। ठीक है, लेकिन वही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की घोषणा की थी और अब उन्होंने फॉर्मल नोटिस इसका यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को दे दिया है कि वो 6 जुलाई 2021 तक फॉर्मली विड्रॉ कर जाएंगे। ठीक है, हालांकि जो डेमोक्रेटिक इस साल अमेरिका में चुनाव है नवंबर में, ठीक है, राष्ट्रपति पद के, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो हम अमेरिका को वापस डब्ल्यूएचओ में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के बहुत ही हास्यास्पद ये निर्णय हो रहे हैं, बहुत सी हास्यास्पद अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों को इस तरह से फ्लिपेंटली, इतनी आसानी से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा देश है जो डब्ल्यूएचओ छोड़ के निकल रहा है? वो यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, हालांकि ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी इस तरह की घोषणा की थी बोल्सोनारो ने, लेकिन अभी उस पर कोई अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है वैसी कोई खबर नहीं आई है। अगर आती है तो उसका नाम भी आप लिस्ट में जोड़ के रखिए। क्वेश्चन बन जाएगा कौन कौन से देश हैं जो डब्ल्यूएचओ छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई वहीं इसमें लिखी हुई हैं, और कुछ एक दो बातें। 15% डब्ल्यूएचओ का टोटल फंडिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स करता है। ठीक है, अब अगर निकल जाएगा तो जाहिर बात है वो पैसा देगा नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ को चाइना पूरा पूरा कंट्रोल कर रहा है। अब अगर यूनाइटेड स्टेट्स निकल जाता है डब्ल्यूएचओ से तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? जाहिर बात है फिर चाइना का ही एक छत्र राज्य हो जाएगा। तो जो आप शिकायत कर रहे हैं, तो ये आप जो समाधान बता रहे हैं वो समाधान उस समस्या को सॉल्व तो करेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात थी, तो ये आप याद कर रखिए चलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर रहा है फॉर्मली। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए, मेकिंग इट रेन फॉर पीआरआईज एंड यूएलबीज इन ओडिशा। मेकिंग इट रेन जो है अंग्रेजी का एक फ्रेज है, इसका वैसे हिंदी में छप्पर फाड़ के बोलते हैं। उसका अर्थ है मेकिंग इट रेन, जम के पैसा बट रहा है। कहाँ बट रहा है? उड़ीसा में। पीआरआई, पीआरआई क्या होता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और यूएलबी क्या होता है? अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत वगैरह, और यहाँ नगर पालिका, नगर निगम, और इस तरह के जो बॉडीज़ हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज़ कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? उड़ीसा में देखिए आने वाले 6 फाइनेंशियल ईयर्स में एक अमाउंट 23,848 करोड़ का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए एलोकेट कर दिया गया है बाय द 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ ओडिशा। तो देखिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का जिक्र आ गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसके दायरे में कौन कौन से निर्णय आते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पैसा का एलोकेशन होता है, ये आप एक बार ब्रशअप करके रखिए। लक्ष्मीकांत में 2 पन्ने का चैप्टर है स्टेट फाइनेंस कमीशन का, कौन से आर्टिकल के तहत वो होता है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, कितने मेंबर होते हैं, ये बिल्कुल से आप याद करके रखिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की सेंट्रल बॉडीज जो हैं उन पे सब याद करके रखते हैं, पर उसी के करस्पॉन्डिंग कई स्टेट बॉडीज होती हैं। ठीक है, उनका लोग अक्सर भूल जाते हैं और एग्जाम में यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसको आप याद करके रखिए। बस 2 पन्ने का चैप्टर है, ब्रशअप करके चलिए। ठीक है, ये फंड एलोकेट किए जाएंगे बेसिकली पंचायती राज में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को गोइंग फॉरवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एलोकेट किया जाना ही चाहिए और एलोकेट किया जाएगा ही। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसको कहते हैं कि सत्ता और फंड और ताकत ये लोगों के हाथों तक ग्रेजुअली पहुंचाई जाएगी। दिल्ली में बैठकर पूरे देश के एक एक गांव का निर्णय नहीं किया जा सकता है। तो धीरे धीरे पंचायती राज बॉडीज जब और जिम्मेदार होंगी और वहाँ पर ऐसा कोई सरपंच पति, ऐसे इस तरह की खबरें आती हैं कि सरपंच कोई महिला बनी है और उनके पति वहाँ रंगदारी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ऐसे पंचायतों में कैसे पैसा दिया जाए बताइए, कैसे अधिकार दिया जाए कि आप फैसला लीजिए पैसे कहाँ खर्च किए जाएंगे? जम के भ्रष्टाचार होगा जाहिर बात है। तो जब धीरे धीरे उनके हाथ में ज़्यादा खर्च करने की क्षमता दी जाएगी, जनता भी और जागरूक होगी कि भाई इतने इतने की फंडिंग आई है हमारे ग्राम पंचायत में या हमारे नगर पालिका में, नगर पंचायत में, जिला
पंचायत में कहाँ खर्च हो रहा है। तो जनता भी उसका हिसाब रखेगी, ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होंगी उनमें जनता सवाल पूछेगी। तो धीरे धीरे हम पंचायती राज बॉडीज़ को और एम्पावर करेंगे ताकि अधिक से अधिक फैसले उनके तौर पे हो। देखिए उनको किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड दिए जाएंगे, ड्रेनेज, ठीक है, नाली वगैरह की व्यवस्था, सैनिटेशन, साफ सफाई, पीने का पानी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे वगैरह का मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ सब सेंटर और आंगनवाड़ी का मैनेजमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सारे जो मैंने अभी आपको बताए हैं गवर्नेंस के वो इलाके हैं जहां ठीक से गवर्नेंस बिल्कुल नहीं हो पाती है हमारे देश में, क्योंकि यही कारण है कि दिल्ली में बैठ के ये सारे काम गाँव गाँव के लिए नहीं किए जा सकते हैं। और जिन बॉडीज़ के जिम्मे ये काम होना चाहिए, नाली बनाना, साफ सफाई रखना, पंचायत वगैरह का काम होना चाहिए, उनके पास इस काम के लिए पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से करें। तो धीरे धीरे उड़ीसा ने देखिए एक पहला कदम उठाया है कि इनकी तरफ ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो कौन से राज्य ने अभी अपने पंचायती राज बॉडीज़ में ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करने की बात की है, ये सवाल आएगा तो उड़ीसा को आप मार्क करेंगे, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन पे पढ़ के रखिए। इसमें एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं प्रिया सॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, PRIA, प्रिया, प्रिया यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पंचायतों में हो सकता है कि उतने ज़्यादा पढ़े लिखे या उतने ज़्यादा टेक सेवी लोग न मौजूद हों। पंचायत सचिव का एक पोस्ट क्रिएट किया गया है, 10वीं पास व्यक्ति को 3-4 पंचायतों में एक पंचायत सचिव बनाया जाता है, लेकिन 10वीं पास व्यक्ति भी तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि लाखों करोड़ों का फंड उसके पास आ जाए तो वो सही सही उसका हिसाब रख ले। तो इसके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कि ये प्रिया सॉफ्ट बनाया गया है, जो कि ये फंड ट्रांसफर वगैरह से इंटीग्रेट रहेगा और लोग उससे बढ़िया जैसे भी खर्चा करेंगे उसकी अकाउंटिंग बनती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए कोरोना के बारे में नई खबर आई है, इसलिए मैंने टाइटल दिया है इट्स अबाउट टू गेट वर्स मे बी। WHO का कहना है कि शायद यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद अब कोरोना हवा से फैल रहा है, ठीक है। पहले तक ये कहा जाता था कि कोरोना हवा से नहीं फैल रहा है, पर अब हवा से फैल रहा है, ये खबर है, ठीक है। 239 देशों के एक्सपर्ट्स ने WHO को चिट्ठी लिख के बोला है कि भाई हम हमारे स्टडी से ये पा रहे हैं कि हवा से ये बीमारी फैल रही है, आप इस बात की घोषणा करिए। WHO का कहना है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, हमने जो रिसर्च की है, उसमें क्लियर कट ये बात नहीं इस्टेब्लिश हुई है कि हवा से फैल रहा है, लेकिन फैल सकता है। कह रहे हैं कि बंद कमरों में अगर वेंटिलेशन बराबर ना हो तो वहाँ शायद हवा से फैल रहा है, खुली हवा में शायद हवा से नहीं फैल रहा है, लेकिन और स्टडीज़ इस पर की जाएंगी आने वाले दिनों में और इस पर रिजल्ट निकलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबके लिए कोरोना से जुड़ी खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोरोना से जुड़ी जो व्यवस्था है, जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी तो क्या पता वर्स्ट के सिनारियों में 4 अक्टूबर से आगे भी UPSC प्री की डेट पोस्टपोन हो सकती है। वैसे 15 अगस्त को कोवैक्सीन लॉन्च होने वाला है, आप सबको पता होगा। कोवैक्सीन जो ICMR ने बनाया है और भारत बायोटेक लिमिटेड की तरफ से और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोलैबोरेट करके जो कोवैक्सीन बनाया कोरोना वैक्सीन, वो लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त 2020 को। तो देखिए क्या पता वो भी कोई एक्शन ले सके, ठीक है। जो बातें मैंने बताई ये सारी बातें आपको UPSC में MCQ में पूछी जा सकती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ देखिए, इट इज़ अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या होगा, माई लैब करके पुणे बेस्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंपनी है माई लैब, ठीक है। उन्होंने इंडिया की पहली मशीन बनाई है जो कि ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगी, जो पहले मैन्युअली किया जाता था, ठीक है। तो इससे लैब टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जो कि सैंपल वगैरह टेस्ट करने के लिए कोई भी एक लैब टेक्नीशियन चाहिए होता था, वो अब नहीं चलेगा, वो अब नहीं रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इस कंपनी का नाम याद रखिए, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, और ये पुणे बेस्ड है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या होगा, देखिए RNA DNA बेस्ड टेस्ट होंगे, RT-PCR, प्लाज्मा, टिश्यू, स्वाब और स्पुटम यानी कफ से जो टेस्ट होता है, TB का टेस्ट होता है जनरली, तो इन सब का टेस्ट हो जाएगा। एक बार में 32 सैंपल ये मशीन हैंडल कर लेगी। 40 लाख की ये मशीन है और ये अब इस पर जो है ऑर्डर करना चालू हो गया है, ठीक है। तो कंपनी का नाम माई लैब है और ये क्या क्या टेस्ट कर सकती है देखिए, तो RT-PCR, प्लाज्मा, टिश्यू, स्वैब और स्पुटम सारे टेस्ट कर सकती है। तो कोरोना से रिलेटेड जो टेस्टिंग होगी उसमें इससे काफ़ी सहायता पहुंचेगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए अगली आज की आखिरी न्यूज़ है, डेटा सेंटर इन नवी मुंबई। नवी मुंबई में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट Tier 4 डिज़ाइन डेटा सेंटर NM1 बनाया गया है, ठीक है। मुंबई से जुड़ा हुआ ही वहाँ का सबर्ब एरिया है नवी मुंबई, वो कहा अक्सर न्यूज़ में आप उनके बारे में सुनते रहते होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी डेटा सेंटर वहाँ बेलापुर में है और खारघर में उनका एक और रिजर्व बैंक का ही वहाँ पर ऑफिस है। डेटा सेंटर बहुत सारे वहाँ पर बने हुए हैं, डिजास्टर रिकवरी सेंटर, डेटा सेंटर, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बहुत सारी नवी मुंबई में बनी रहती हैं। उसी में देखिए एक डेटा सेंटर पार्क नेम्ड पनवेल डेटा सेंटर पार्क या इंटीग्रेटेड योटा डेटा सेंटर पार्क जो कि वहाँ पे डेवलप किया गया है, उसमें NM1 को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। योटा NM1 या NM1 इसका नाम है।
क्योंकि द NM1 डेटा सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड वर्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ CM ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे एंड रविशंकर प्रसाद, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NM1 डेटा सेंटर क्या है देखिए, ये योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस LLP, ये एक कंपनी है। ये टोटल इसने 5 डेटा सेंटर बिल्डिंग इस पे ये डेवलप करेंगे पनवेल डेटा सेंटर पार्क में, और उसके बाद NM1 जो है उसमें से एक ऐसी बिल्डिंग होगी, 5 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग होगी, 18 एकड़ में फैला हुआ होगा। ये जो NM1 डेटा सेंटर है ये देखिए, इट हैज़ रिसीव्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड अपटाइम इंस्टीट्यूट एज द लार्जेस्ट Tier 4 डिजाइंड डेटा सेंटर इन इंडिया एंड एशिया। ठीक है, तो ये बस आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर ये बन रहा है, नवी मुंबई में पनवेल में डेटा सेंटर है, वहाँ पर NM1 डेटा सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाएंगे तो क्या होगा, जब जब मैं वीडियोस डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और किस तरह की वीडियोस यूपीएससी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।